Now, next set. In each of these questions, some part of the given sentence or the whole sentence is underlined. 5 choices A, B, C, D, and E, rephrasing the underlined part follow each sentence. If the original part itself seems better than the alternatives and no change is desired, choose answer A, and if not, choose one of the others. For each sentence, consider the requirements of the standard written English. Your choice should be correct with effective expression and not be awkward or ambiguous. If a choice changes the meaning of the original sentence, do not select it. Okay, so let's try the first one. If the present trend continues, the cost of a good personal computer system even can be as low as ₹15,000 soon. तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी जो ट्रेंड चल रहा है अगर वो चलता रहेगा तो एक अच्छा कंप्यूटर सिस्टम की प्राइस इतनी नीचे हो सकती है, मतलब काफी नीचे जा सकती है, लगभग 15,000 रुपए तक भी जा सकती है, मतलब बहुत नीचे जा सकती है. Right, so यहाँ पे the syntax of the word suggest a wrong meaning over here, right? The syntax of the words in this particular phrase, if you talk about, even can be as low as ₹15,000 soon, right? See, even that is just after system, it qualifies system itself, but in actual fact it is meant for the price की प्राइस इतना नीचे जा सकती है. सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हम, सिस्टम की प्राइस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? सो इट्स मीन फॉर द प्राइस टू शो हाउ द एक्चुअल और हाउ लो द प्राइस कैन बी, कि प्राइस कितना नीचे जा सकती है. ठीक है, तो जो प्राइस नीचे जा सकती है तो इसको जो है वो प्राइसिंग के पहले होना चाहिए. जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है उसके पहले, उसको जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है उसके पहले होना चाहिए. उसके सिवाय भी जो एडवर्ब सून है, राइट, ये जो एडवर्ब सून है ये किसको क्वालिफाई कर रही है, वो कैन बी को क्वालिफाई कर रही है, राइट? सो इट शुड फॉलो इमीडिएटली आफ्टर कैन. ओके, सो जो हमें चाहिए, जो सून है वो कैन के और या कैन बी के बाद में आना चाहिए. तो कैन सून बी, राइट, जो सून है वो कैन के बाद में आना चाहिए. तो कैन सून बी इवन एज लो एज ₹15,000. ठीक है, तो अगर हम ये यूज करेंगे तो पूरा जो सेंस है वो अच्छे से कन्वे होगा. पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, जो इवन है वो सिस्टम को क्वालिफाई नहीं कर रहा, कंप्यूटर सिस्टम को क्वालिफाई नहीं कर रहा, जबकि वो प्राइसिंग के बारे में बात कर रहा है, राइट? सो इसका जो यूज है वो प्राइसिंग के पहले होना चाहिए. प्राइसिंग जो इवन है एज लो एज ₹15,000, दिस इज प्राइसिंग, और उसके पहले होना चाहिए. उसके सिवाय जो सून एडवर्ब है उसका जो यूसेज है वो कैन के बाद में होना चाहिए, राइट? सो कैन सून बी इवन एज लो एज ₹15,000. ठीक है, सिस्टम को क्वालिफाई नहीं करना है, हमें प्राइसिंग को क्वालिफाई करना है. सो आई होप यू आर क्लियर. आई जस्ट टेक 2 एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. So if he continues to study in the same manner, his marks can soon surpass even the A2 grade and go up to A1 grade. अगर वो इसी तरह से पढ़ता रहा तो उसके जो नंबर है वो मतलब बहुत अच्छे नंबर आएंगे और वो A2 ग्रेड को भी पास कर A2 ग्रेड को भी क्रॉस कर जाएगा और A1 ग्रेड तक पहुंच जाएगा, राइट? कैन सून सरपास, जो सून है उसकी पोजीशन कहां पर है, कैन के बाद में. ठीक है, और क्वालिफाई किसको करना है, A2 ग्रेड. A2 ग्रेड के साथ में के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जो इवन है वो A2 ग्रेड के पहले लग रहा है, right? Similarly, should the guest come now, we can soon serve dinner and even be free by 10 p.m. मतलब even जो किसके लिए, उसका 10 बजे तक तो हम फ्री भी हो जाएंगे. ठीक है, तो 10 बजे तक के लिए बात करें, इसलिए even इसके पहले, और जो soon है वो can के बाद में. We can serve dinner, हम डिनर सर्व कर सकते हैं और 10 बजे तक फ्री भी हो सकते हैं. ठीक है, तो even का यूज कहां पर आया, क्योंकि यहाँ पे टाइम को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर ग्रेड को क्वालिफाई कर रहा है, और यहाँ पर प्राइसिंग को क्वालिफाई कर रहा है. जो इवन का यूज है वो प्राइसिंग के पहले, यहाँ पे ग्रेड के पहले, यहाँ पे टाइमिंग के पहले. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर. As the message of the freedom struggle could not be spread over by the government controlled radio, it effectively was carried to the message by the press. Okay, so यहाँ पर the position of the adverb is wrong, right? In this given sentence, the adverb effectively is an adverb of manner.
it is adverb of manner, and it should necessarily be placed after the finite verb, right? Finite infinite verb क्या होती है वो आप अलग से सेशन उसका देख लीजिएगा, that is infinitive participles and gerund, तो आपको समझ आ जाएगा. So in this given sentence was is a finite verb, right? यहाँ पर जो was है वो finite verb है, and carried is the past participle verb की third form है, passive voice है. ये infinite और इनफैक्ट आई एम सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब हम इसको कह सकते हैं. तो जो सेंटेंस है वो कैसे होना चाहिए, वॉज इफेक्टिवली कैरिड टू, राइट? इफेक्टिवली वॉज कैरिड टू की जगह इट वॉज इफेक्टिवली कैरिड टू द masses by the press, right? So it was effectively carried to the masses by the press. So this one is correct. सो वापस ध्यान से समझिए, यहाँ पर इफेक्टिवली जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब की जो पोजीशन है वो गलत है. ये कभी भी जो फाइनाइट वर्ब है उसके बाद में आना चाहिए, राइट? सो इफेक्टिवली जो है वो वॉज के बाद में आना चाहिए. जो वॉज यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, कैरिड यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है? तो वॉज को फाइनाइट वर्ब के बाद में आना चाहिए. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, वो आप अलग से देख लीजिए, ठीक है? सो दिस इज द चेंज वी रिक्वायर. सो इट वॉज इफेक्टिवली कैरीड टू द मासेस बाय द प्रेस. सो सिर्फ ऑर्डर ही गलत है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, आई जस्ट टेक 2 एग्जाम्पल्स. This skit was purposely chosen as it has a good message in the end, right? अब यहाँ पर पर्पसली ये एडवर्ब है. कौन सी एडवर्ब है वैसे वो जानना इतना जरूरी नहीं. यहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ मैनर है या कौन सी एडवर्ब है वो आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एडवर्ब है तो उसका जो यूसेज है वो जो फाइनाइट वर्ब है उसके बाद में होना चाहिए, राइट? सो द skit was purposely chosen. Chosen is the third form of choose, that is past participle of choose, right? So the skit was purposely chosen. और ये जो पूरा सेंटेंस है डेफिनेटली पैसिव वॉइस में है, ये आपको समझ आ रहा होगा. So the skit was purposely chosen as it has a good message in the end. और यहाँ पर जो एरर करी वो क्या करी, the skit purposely was chosen. So जो ऑर्डर है वही गलत है. सिमिलरली यहाँ पर भी इसके बाद ट्रूली आया है, इट इज ट्रूली सेड, ठीक है? तो एडवर्ब की जो पोजीशन है वो जो फाइनाइट वर्ब है उसके बाद में होनी चाहिए. क्लियर? ओके. From a study of university enrollment figures over the past decade, evidence is that women are increasingly opting for professional courses. ओके, ये यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फिगर जो है पिछले दशक के डिकेड में दशक ऐसा बता रहे हैं कि जो विमेन है वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए काफी ज्यादा वुमेन जो है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए को चूज कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पर जो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एविडेंस है वो ज्यादा अच्छा लगेगा. दैट इज एविडेंस इज एक्चुअली नाउन, तो इंस्टेड यहाँ पर हमें एडजेक्टिव फॉर्म जो है वो यूज करना चाहिए, राइट? एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? लाइक दैट वन नीड्स टू कन्वे द मीनिंग दैट द स्टडी इज प्रूफ enough about women increasingly opting for professional courses, right? Or what we can say is the study makes that the particular fact about women most obvious, right? So this can be shown most appropriately by the clause it is evident, right? Instead of evidence, what we can use, it is evident, right? And the preposition from used is the introductory phrase and also demands a main clause. So over here it is evident that women are increasingly opting for professional courses, right? This one. वापस ध्यान से समझिए. I just explain the entire thing in Hindi once again. सी यहाँ पर जो एविडेंस है वो नाउन है, तो बेटर क्या रहेगा कि हम जो है इसका एडजेक्टिव फॉर्म यूज करें. अभी इसके पीछे रीजन क्या है वो ध्यान से समझिए. यहाँ पे ये जो स्टडी की है फ्रॉम अ स्टडी ऑफ यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फिगर्स, सो ये जो स्टडी की हुई है इसको एक हम प्रूफ मानते हैं कि जो विमेन है वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए एनरोल कर रही है, उनके जो नंबर्स है वो बढ़ती जा रही हैं, राइट? सो स्टडी को हम एक प्रूफ मानते हैं, राइट? और हम कह सकते हैं कि
ये स्टडी जो है वो विमेन के बारे में, ये जो फैक्ट है कि भाई वो उनका जो नंबर्स है प्रोफेशनल कोर्सेज को चूज करने के लिए वो बढ़ता जा रहा है, राइट। सो ये जो स्टडी है उस फैक्ट को भी बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि हम एविडेंस की जगह उसका एडजेक्टिव फॉर्म यूज करें, दैट इज एविडेंट। सो इट इज एविडेंट, राइट। यहाँ पर एविडेंट यूज हो रहा है ऑप्शन डी में, तो ये करेक्ट रहेगा। इट इज एविडेंट दैट विमेन आर इंक्रीजिंगली ऑप्टिंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज, राइट। उसके सिवाय भी ये जो प्रिपोजिशन फ्रॉम यहाँ पर यूज हुआ है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, यहाँ पर जो प्रिपोजिशन यूज हुआ है उसके साथ में हमें एक मेन क्लॉज की जरूरत भी है, राइट। सो इसके वजह से इट इज एविडेंट जब हम ये यूज करेंगे तो एक मेन क्लॉज भी हमें मिल जाएगा। क्लियर? वंस अगेन आई टेक टू एग्जांपल्स। Okay, from Sunil's report card, it is evident, right? It is evident that he has been playing all the time rather than studying. मतलब सुनील के जो रिपोर्ट कार्ड को अगर हम देखें तो ये एक सबूत है या फिर ये बता रहा है कि वो सारा टाइम खेलता ही रहता है पढ़ने की जगह, राइट। he has been playing all the time rather than studying. पढ़ने की जगह खेलता ही रहता है, right? It is evident from the collection at the box office that the new film is an absolute flop. राइट मतलब जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो इतना कम है कि हम कह सकते हैं कि या ये उस चीज का सबूत है कि जो पिक्चर है वो बिल्कुल फ्लॉप है, ठीक है। अगर कलेक्शन बहुत कम है डेफिनेटली तभी फ्लॉप पिक्चर होगी, फ्लॉप पिक्चर तभी कलेक्शन जो है वो बहुत कम होगा। तो इसको हम एक सबूत की तरह कह सकते हैं, एक प्रूफ की तरह कह सकते हैं, ठीक है। सो इट इज एविडेंट, आपको यूसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अभी जो इंट्रोडक्टरी फ्रेज है फ्रॉम सुनील्स रिपोर्ट कार्ड, ये आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में रखा और यहाँ पर जो है वो बाद में रखा है, लेकिन मेन क्लॉज की हमें जरूरत है ही, तो यहाँ पर दिस इज द मेन क्लॉज, यहाँ पर है। क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन, the rapid fall in birth rate achieved by China over the 1980s is placing a strain on many old workers who must retire now from the workforce. Okay, हो क्या रहा है कि जो बर्थ रेट में, मतलब जो बर्थ रेट है उसमें जो इतनी ज्यादा गिरावट है चाइना में, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ओल्ड वर्कर्स है या जो वर्कर्स है उन पर इतना स्ट्रेन पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि बर्थ रेट कम है और जो उसकी वजह से ओल्ड वर्कर्स जिनको अभी तक रिटायर हो जाना चाहिए था उनको भी अभी तक जो है वो काम करना पड़ रहा है, राइट। तो हो क्या रहा है जो अभी वर्क फोर्स है उसमें यंग लोग भी हैं, ओल्ड भी हैं। ओल्ड को अभी रिटायर होना चाहिए, तो जो यंग वर्क फोर्स है उस पर काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, राइट। सो जो प्लेसिंग अ स्ट्रेन किस पर, जो वर्क फोर्स अभी है उस पर, ठीक है। तो ये जो सेंस बेस्ट कन्वे हो रहा है वो ऑप्शन सी से, आप ध्यान से पढ़िए, इज प्लेसिंग अ स्ट्रेन ऑन द वर्क फोर्स। वर्कफोर्स नाउ, जो अभी वर्कफोर्स है, क्योंकि काफी सारे जो ओल्ड वर्कर्स हैं वो जो है वो रिटायर होने में हैं। ओके, तो अभी कुल मिलाकर के क्या सेंस कन्वे करना है हमें कि जो चाइना में बहुत ह्यूज जो रैपिड फॉल है बर्थ रेट में, उसकी वजह से जो अभी वर्क फोर्स है उस पर काफी ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, क्योंकि ओल्ड पीपल जो ओल्ड लोग हैं, उन ओल्ड जो वर्क फोर्स है या जो ओल्ड लोग हैं, कुल मिला के बूढ़े लोग जो है उनको रिटायर होना है, ठीक है। सो आई जस्ट just explain it once again. Since a fall in birth rate is rapid, there will obviously be less young men in China, right? Moreover, the old ones have to retire. Now what will happen? The cumulative effect of less young men and retired old men has placed a strain on the workforce, right? So this fact is brought out by the arrangement of words over here, right? So that's why this is the correct option. Okay, I hope you are getting my point. I just make two examples over here. Just listen to me carefully.
the increase in birth rate and fall in death rate has placed a strain on grain market of India. अभी बच्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, और जो डेथ रेट है वो कम हो गई, मतलब बूढ़े भी ज्यादा जी रहे हैं। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से किस पर स्ट्रेन पड़ रहा है, किस पर जोर पड़ रहा है, ग्रेन मार्केट, क्योंकि अनाज की, उसकी वजह से अनाज की कमी हो रही है। हो क्या रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, अनाज उस क्वांटिटी में बढ़ रहा है, उस रेट से बढ़ नहीं रहा है, तो एक बीच में लेक्यूना क्रिएट हो गया, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, सो द इंक्रीज इन बर्थ रेट एंड फॉल इन डेथ रेट हैज प्लेस्ड अ स्ट्रेन। ठीक है, प्लेस स्ट्रेन, इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, हैज प्लेस्ड अ स्ट्रेन on the grain market of India. Similarly, high number of students in each class places a strain on the vocal cords of teachers as they have to shout to be heard. Okay, अब तो एक क्लास में 10 बच्चे बैठे और एक क्लास में 50 बच्चे बैठे, बड़ा सा थिएटर है, तो टीचर को बहुत जोर से बोलना पड़ेगा ताकि लास्ट के बेंच तक के बच्चों तक भी आवाज जाए। तो जो टीचर की वोकल कॉर्ड है, गले से आवाज निकलती है, तो जब जोर से बोलना पड़ता है तो गले में डेफिनेटली जोर पड़ता है। ठीक है, तो उससे गले पे बहुत जोर पड़ रहा है। सो प्लेसेस अ स्ट्रेन ऑन द वोकल कॉर्ड ऑफ टीचर्स, राइट। टीचर्स की जो वोकल कॉर्ड है, जिसको हम गला बोलते हैं, जनरल सेंस में गले पे बहुत जोर पड़ रहा है, राइट। सो प्लेसेस अ स्ट्रेन। क्लियर? सो हियर the rapid fall in birth rate achieved by China over the 1980 is placing a strain on the workforce now as many old workers retire. Okay? कुल मिला के जोर जो पड़ रहा है वो प्रेजेंट वर्कफोर्स पे पड़ रहा है, बूढ़े लोगों पे जोर नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो एनीवेज भी रिटायर होने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसेस अ स्ट्रेन ऑन द ओल्ड वर्कर्स एज दे रिटायर, तो ओल्ड वर्कर्स पे कोई स्ट्रेन नहीं है। ठीक है, जो स्ट्रेन है, जो जोर पड़ रहा है, सी ओल्ड वर्कर निकल गए, बच्चे कम है, तो जो अभी एग्जिस्टिंग यंग लोग हैं जो वर्क फोर्स में है, मतलब कुल मिला के जो काम करे, उन्हीं पे जोर पड़ रहा है। ठीक है, ओके, दिस क्वेश्चन, a recently carried out mega analysis of 2 decades of published research does not suggest that there should be an association between coffee drinking and coronary ailments. Okay, see यहाँ पर basically this is the extra information. हमारा जो sentence है, a recently carried out mega analysis, मतलब ये mega analysis जो है basically it's a subject. So ये it does not suggest that there should be an association between coffee drinking and coronary ailments. ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो मेगा एनालिसिस है वो कॉफी ड्रिंकिंग और कोरोनरी एलिमेंट्स में किसी भी तरह के एसोसिएशन को सजेस्ट नहीं करती है, या बताती नहीं है, या अप्रूव नहीं करती है। कुछ इस तरह का आइडिया है। अभी सी मेगा एनालिसिस या जो एनालिसिस है वो दैट्स इट्स अ नॉन लिविंग थिंग, राइट। और हमारे लिए बेटर क्या रहेगा कि इसको ये कुछ सजेस्ट नहीं करती है, उससे अच्छा भी बताए कि ये क्या बताना चाहती है, व्हाट इज द फैक्ट दैट इट वांट्स टू से। ठीक है, तो डज नॉट सजेस्ट की जगह हम सजेस्ट यूज करें और यहाँ पर नेगेटिव यूज करें, नेगेशन यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। तो आर मेगा एनालिसिस सजेस्ट दैट देयर is no association between coffee drinking and coronary ailments. So वो ज्यादा अच्छा रहेगा। So suggest that there is no association between coffee drinking and coronary ailments. कुल मिलाकर के ये जो एनालिसिस है वो क्या बताना चाह रहा है कि कॉफी ड्रिंकिंग और coronary ailments के बीच में कुछ एसोसिएशन नहीं, कुछ लेना देना उनका आपस में नहीं है। ठीक है, इसके सिवाय जो है suggest for no association, so coronary for between coffee drinking, no, ये ज्यादा अच्छा है। एनी एसोसिएशन, इसमें तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा, और ये नॉट सजेस्ट तो वैसे भी गलत लग रहा है। शोज दैट कॉफी ड्रिंकिंग शुड नॉट बी सजेस्टेड। ओके, सो दिस इज द ओनली चॉइस दैट वी आर हैविंग as correct. So clear, and once again I'll just take the examples. A recently carried out survey suggests that there is no connection between poor result and watching cricket matches. Okay, मतलब ये कि किसी बच्चों का रिजल्ट खराब आ रहा है
और क्रिकेट मैच, इनके बीच में आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो बच्चे अगर क्रिकेट मैच देखते हैं फिर भी अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, और जो पुअर रिजल्ट ला रहे हैं वो सिर्फ क्रिकेट मैच देखने की वजह से ही है, ऐसा नहीं है। सो दोनों चीजें अलग अलग है। सो देर इज नो कनेक्शन बिटवीन पुअर रिजल्ट एंड वॉचिंग क्रिकेट मैचेस, राइट। सो जो सेंटेंस, ये जो आइडिया है वो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। डज नॉट सजेस्ट की जगह सजेस्ट आप यूज करो, और जो नेगेटिव बताना है, जो नॉट एसोसिएशन बताना है, नो कनेक्शन बताना है, वो आप बाद में बताइए। अ जनरल रिव्यू ऑफ द पीपल सजेस्ट दैट देर इज, यहाँ पे भी सी सर्वे है, यहाँ पर जनरल रिव्यू है, right? Review suggests that there is no association between coffee consumption and sleep disorder. किसी को नींद में नींद की प्रॉब्लम है और कॉफी कंजम्पशन बहुत करते हैं, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉफी पियेंगे तो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होंगे। ठीक है, सो ये रिव्यू, ये सर्वे, सो आप इजीली देख सकते हैं तीनों ये जो एक सेंटेंस आपके पास ऑलरेडी है, 2 एग्जाम्पल्स मैंने और दे दिए। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। Okay, in relation to the forthcoming parliamentary election, the EC clarified that as no legislation had been formulated, there was no question of raising the official ceiling on election expenses of candidates. Okay, in relation to the forthcoming parliamentary election, EC, that is election commissioner, clarified that as no legislation has been formulated, there was no question of raising the official ceiling on election expenses of candidates. Okay, let's see. Seems to be good. Let's check the options. Raising the ceiling and official election expenses, then no question had been raised regarding the official ceiling on election expenses. ये भी मीनिंगलेस लग रहा है। The official ceiling on election expenses of candidates should be raised. There is no question. ये तो बिल्कुल उल्टा ही है, क्योंकि ये कुछ और बोल रहा है कि no legislation has been formulated, इसलिए जो official ceiling है उस expenses की, उसको रेस करने का सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पे तो ये उल्टा ही कह रहा है। There was no need to question the official ceiling, ये भी एकदम बेकार है। I think there is no change required, right? In relation to the forthcoming parliamentary election, the EC clarified as no legislation has been formulated. किसी तरह का legislation जो है वो नहीं बना है, इसकी वजह से जो official ceiling on election expenses, candidates जो भी election expenses करते हैं, उसकी कोई भी, जो अभी आप एक लाइन बोलते कि भाई इससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, एक सीलिंग या एक लिमिट बांध के रखी, उस लिमिट को बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ओके, एक 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं इस तरह से, बाकी जो जहां पर नो क्वेश्चन इस तरह के वर्ड्स यूज हुए हो। वेट फॉर अ मोमेंट। Since the new principal has taken over the declared his policies, there has been no question of anyone asking for leave. क्योंकि प्रिंसिपल जिसने अभी चार्ज लिया है उसने अपनी पॉलिसीज बता दी हैं, इसलिए किसी का भी लीव मांगने का, छुट्टी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, सो सिंस द न्यू प्रिंसिपल हैज टेकन ओवर एंड डिक्लेयर्ड हिज पॉलिसीज, देयर हैज बीन नो क्वेश्चन ऑफ एनीवन आस्किंग फॉर लीव। The new set of rules are so clear cut that there is no question of any misunderstanding on anyone's part, right? जो नए रूल्स हैं जो सेट करके दिए हैं वो इतने क्लियर हैं कि किसी का भी नहीं समझने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्वेश्चन ही नहीं होता। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। Now see this one. By the end of May each year, the agricultural produce comprising wheat and gram goes to the market. Okay.
Now see what is happening over here. The definite article, this we are having the over here, that's actually misleading, right? The meaning that needs to be conveyed here is that the produce goes to be sold in all the markets, right? All markets, not all the markets, it's all markets, right? That is a general sense of the word, right? So the is actually not required. As soon as the is added, the market become particular, and the phrase means that the produce is sold in only one market, which is actually not true, right? हो क्या रहा है यहाँ पर, जब हम डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हैं, इसका मतलब ये जो प्रोड्यूस है, ये जो प्रोडक्ट्स है, वो किसी पर्टिकुलर मार्केट में सेल होने के लिए जा रहे हैं, एक ही मार्केट में सेल होने के लिए जा रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर सेल होने के लिए जाते हैं लेकिन मार्केट में, अलग अलग मार्केट्स में, किसी एक पर्टिकुलर मार्केट में नहीं, इसलिए हमें द यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है. सो जस्ट ग्राम गोज टू मार्केट, इतना कहना इनफ है. मतलब वो सब मार्केट में जाते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब तरह के मार्केट में जाते हैं. ओके. Two examples on similar line. These flowers are sold in the city market once a week, right? अब कोई एक सिटी मार्केट है, पर्टिकुलर मार्केट है, वहां पर एक हफ्ते में एक बारी ये फ्लावर सेल होने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमने द यूज किया, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मार्केट. हियर डिसम्बर इज द राइट टाइम टू गो टू मार्केट विद योर गुड्स. कुछ भी सेल करने के लिए, कोई पर्टिकुलर कोई गुड्स होंगे, उनको सेल करने के लिए दिसंबर इज द राइट टाइम, राइट? तो यहाँ पर आप मार्केट को एक जनरल सेंस कह रहे हो. अभी इस सपोज ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे फ्लावर्स जो हम बात कर रहे हैं, ये सिटी मार्केट में हफ्ते में एक ही बारी जाते हैं, राइट? तो दीज फ्लावर आर सोल्ड इन द सिटी मार्केट, कोई एक पर्टिकुलर मार्केट है, उसमें हफ्ते में एक बारी सेल होने के लिए जाते हैं. लेकिन यहाँ पर हम गुड्स की सेलिंग के लिए टाइम स्पेसिफाई करें कि दिसंबर जो है वो राइट टाइम है इन सब गुड्स की सेलिंग करने के लिए. तो वहां पर एक मार्केट को हम जनरल सेंस दे रहे हैं. ठीक है. तो ये आपको डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए, पर्टिकुलर मार्केट और एक पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं या फिर हम जनरल बात कर रहे हैं. अगर हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल द यूज होगा, और अगर हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो डेफिनेट आर्टिकल या फिर द यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट? तो यहाँ पर by the end of May each year the agriculture produce comprising wheat and gram, जो गेहूं है और जो चना है वो मार्केट में सेल होने के लिए जाते हैं. अब यहाँ पर मई महीने के एंड में ये सब प्रोडक्ट सेल होने के लिए जाते हैं, तो किसी स्पेशल मार्केट के होने की जरूरत नहीं है, राइट? जनरल मार्केट में सेल होने के लिए जाते हैं. ओके, आई होप यू आर क्लियर. द ओल्ड मैन लुक्ड अबाउट caution before he crossed the busy street. Okay, here the noun form, caution is the noun form, that is wrong, right? So the correct part of speech that is needed for this sentence is actually adverb form, that is cautiously. So the adverb will describe the action of the man, that is it tells us the manner in which the man looked about. जो आदमी ने ध्यान से इधर उधर देखा बिफोर, उससे पहले कि वो जो बिजी एक स्ट्रीट है, बहुत बिजी जो गली है, उसको क्रॉस करे. तो यहाँ पर जो कॉशन है दैट इज एक्चुअली नाउन फॉर्म, तो वो यहाँ पे यूज नहीं होना चाहिए. यहाँ पर एडवर्ब फॉर्म यूज होना चाहिए कि उसने किस तरह से देखा, मतलब उसने ध्यान से देखा, तो किस तरह से देखा, तो एडवर्ब. ठीक है, देखना दैट इज वर्ब, और वर्ब को जो मॉडिफाई करता है दैट इज एडवर्ब. तो उसने ध्यान से देखा, तो यहाँ पर जो एडवर्ब फॉर्म है क्वेश्चन का वो आना चाहिए, दैट इज कॉन्शियसली. ओके, तो द मैन लुक्ड कॉन्शियसली बिफोर ही क्रॉस द बिजी स्ट्रीट. ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो यूसेज है यहाँ पर वो गलत है. यहाँ पर नाउन की जगह एडवर्ब का यूज होना चाहिए. जस्ट टेक 2 more examples. The boy spoke cautiously as he did not want to be hurt. Okay, and work consciously and avoid making silly mistakes. So very simple examples I have put up over here. लड़का बहुत ध्यान से बोलना स्पीक इज वर्ब, और जो वर्ब को मॉडिफाई करता है दैट इज एडवर्ब, राइट? तो वो बोला, कैसे बोला, बहुत ध्यान से. ठीक है, इसलिए यहाँ पर कॉन्शियसली आया. वर्क कॉन्शियसली, अगेन वर्क इज अ वर्ब, तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो किस तरह से काम करना है उसे, ध्यान से, राइट? सो वर्क कॉन्शियसली, तो कॉन्शियसली एडवर्ब, कॉशन नाउन. ओके.